हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्वेल्थ की बायोलॉजी और चैप्टर जो हमारा विकास है वो पूरा वन शॉट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर जो विकास है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न का। और ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो भी जो आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी इसके पिछले के जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर 1 से जीवों में जनन से लेके विकास तक के सारे चैप्टर का वन शॉट हो चुका है। तो जितने भी बच्चे नहीं देखे हैं वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो देख लेंगे। बाकी इससे पीछे के जितने भी चैप्टर है, चाहे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न का भी सॉल्व कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है एडॉप्टेशन, है ना। एडॉप्टेशन देखो भी हमारे मानव के अंदर भी पाया जाता है। अगर देखो गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के अनुसार हम अपने आप को एडॉप्टेट कर लेते हैं, है ना। जब ठंडी आती है तो ठंडी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्टेशन अपने अंदर हम लाते हैं। जब बारिश आती है तो बारिश के मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को हम चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अनुकूलन किसे कहते हैं और अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या होता है। जब ये हमारे अंदर देखो जितने भी मानव है, अब ऐसा तो नहीं है कि मानो ये धरती है ना, ये पृथ्वी है, तो ये इस पृथ्वी पे सिर्फ हम ही है। तो ये जो अनुकूलता है ये सबके अंदर पाई जाती है और इसका आनुवंशिक आधार क्या है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आप आंसर में क्या लिखोगे, अनुकूलन के डिफिनेशन देखो, यानी कि एडाप्टेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु, है ना, सफलतापूर्वक यानी कि अच्छे से ढंग से सफल रूप से जीवित रहने के लिए और जीवित रहने के साथ साथ प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही प्रायः अनुकूलन कहलाता है ना। क्योंकि देखो हमें जीवित रहना, अगर हम जब कभी क्या होता है, देखो ये जो ठंडी है हर जगह मौसम के अकॉर्डिंग हर जगह का टेम्परेचर भी कहीं ज्यादा है तो कहीं लो है। तो अगर हम जीव, ठीक है, अगर हम मानव अपने आप को या जितने भी धरती पे जीव है वो अपने आप को अडॉप्टेशन नहीं देंगे, है ना, अपने आप को अनुकूल नहीं बनाएंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते। जब जीवित नहीं रह सकते तो प्रजनन नहीं कर सकते, और जब प्रजनन नहीं होगा तो जो जीवों की जाति की स्थिरता है ना, चाहे छोटा से छोटा जीव है चाहे बड़ा सा बड़ा जीव है, वो जाति की स्थिरता बनी ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन हेतु जो जीवधारी होते हैं वो अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही, ठीक है, किसी जीवधारी का अपने जो वातावरण के अनुरूप ढलना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ओके, परंतु इस शब्द अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण में अनुकूल ढलने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये जो अनुकूल ये शब्द है, जो अनुकूल शब्द है, इस शब्द का अनुकूलता का प्रयोग ही किसी ऐसे लक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है, जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। तो मेढक का त्रिकोणाकार तुंड, ठीक है, पश्च में पादों में जाल, ठीक है, और चमगादड़ में पंख इत्यादि अनुकूलताएं पाई जाती है। ये जो चमगादड़ है, चमगादड़ में जो क्या है, अनुकूलता है। चमगादड़ के जो पंख है ना, चमगादड़ का जो क्या है, पंख है, उस पंख में क्या पाई जाती है, अनुकूलता यानी कि एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर जो चमगादड़ होते हैं, क्या होते हैं, चमगादड़, तो चमगादड़ के क्या होंगे, पंख। ठीक है, चमगादड़ के क्या होते हैं, जो क्या होगा, पंख। ठीक है, तो ये जो चमगादड़ के पंख होते हैं, इसके साथ साथ मेढक का त्रिकोणाकार तुंड, पश्च पादों में जाल, यानी कि चमगादड़ में पंख इत्यादि अनुकूलता ही है। यानी कि जो वातावरण के अनुरूप अगर सबसे अच्छा अगर इसका एग्जाम्पल दोगे तो वो क्या होती है, नागफनी की। किसकी होती है, अगर सबसे अच्छा अगर आप उदाहरण देते हो तो वो किस में पाई जाती है, नागफनी में पाई जाती है। किसमें आप देखोगे, नागफनी में। देखो नागफनी का जो पौधा होता है,
ठीक है, नागफनी का जो पौधा देखोगे उसमें आपको विशेष प्रकार के चेंज नजर आते हैं। जैसे उनकी जो पत्तियां होती है ना, उनकी जो लीफ होती है नागफनी की, वो चेंज किस में हो जाती है, कांटों में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, उनकी पत्तियां जो होती है वो चेंज किस में हो जाएंगी, कांटों में चेंज हो जाती हैं। और कांटे में चेंज होने के बाद बहुत सारे इसके जो लीफ होती है उस पे क्या आ जाते हैं, कांटे। ठीक है, क्या आएंगे, सारे पे क्या आ जाएंगे, कांटे। तो ये कांटे नुमा जो संरचना होगी, ठीक है, सारे पे ये जो कांटे नुमा संरचना होती है, जिससे कि क्या होगा, जल की हानि। अब जल की हानि यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है ना, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है, इस दर को कम करने के लिए, किसके लिए, ये जो लीफ है ना, ये लीफ चेंज हो जा रही है किसमें, स्टेम में, है ना, तना में चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्या है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, उस वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करना है, कम करना है। क्यों, क्योंकि ये जो लीफ होती है ना, इस लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा ही बंद होने और खुलने की क्रिया को करते हैं, जिसके वजह से क्या होगी, जल की हानि क्या होती है, जिसके वजह से जल की हानि होती है। इसीलिए ये मौसम के अकॉर्डिंग अपने, ठीक है, उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेती हैं, ढाल लेती हैं, जिससे कि ये जो इसकी पत्तियां है वो तना में, और ये जो इसकी पत्तियां जो होंगी, ठीक है, ये जो इसका जो ये पूरा पत्तियां हैं, ये पत्तियां कैसी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। मोटा के साथ साथ, ठीक है, मोटा के साथ साथ क्या होती है, मांसल होती है ना, गद्देदार। कैसी होती है, मांसल यानी कि गद्देदार होती है, जिससे कि इनमें, इनके द्वारा जो जल दिया जाएगा, ठीक है, जो जल पहुंचेगा तो इन जल की हानि ही नहीं होगी। ठीक, तो ये होती है अनुकूलता। और इसका एक और उदाहरण अच्छा है तो हम मानव है, ठीक, क्योंकि हर एक मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब आता है अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार। ठीक है, ये जो अनुकूलताएं हैं, उस अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या होता है। देखो, किसी भी जाति के जीवधारियों के बीच काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। अब कोई भी जाति है, कोई भी जीवधारी है, उस जीवधारी के बीच में क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या पाए जाते हैं, वेरिएशन। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं। क्योंकि देखो, हम जिस वातावरण में है, हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में बहुत सारे, मानो ये वातावरण है तो यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, है ना, क्या है, बहुत सारे जीव हैं, तो हम बहुत सारे जीव जो होते हैं, ये एक दूसरे से हम क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, है ना। तो किसी भी जाति के जीवधारियों के बीच काफी विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन पाई जाती है, और कुछ लक्षण जीवधारियों को उनके वातावरण में जीवित रहने व प्रजनन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और कुछ ऐसे जो लक्षण होते हैं, है ना, कुछ क्या होंगे, ऐसे लक्षण होते हैं जो जीवधारी को अपने वातावरण में, है ना, क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए और उसके साथ साथ प्रजनन करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो प्राकृतिक द्वारा इनका वर्ण होता है और फलस्वरूप आगामी पीढ़ियों, वातावरण, ठीक है, अन्य बहुत सारे सिद्ध होते हैं। या दूसरे शब्द में कहेंगे, समष्टि में पहले से ही विद्यमान विभिन्नताओं में से लाभदायक लक्षणों को चयन ही जातियों में अनुकूलन होता है। ये जो समष्टियां हैं, हर एक समष्टि में अनुकूलन नहीं होता। ये जो लाभदायक लक्षण होते हैं और जो चयन जातियां होती हैं, चयन जातियों में ही ऐसा पाया जाता है। तो ये होते हैं अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार, यानी कि जो लक्षण होंगे, जो चयनित जातियों के लक्षण होंगे, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो वो कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के उद्गम और विकास की संक्षिप्त जानकारी दें। मानव का जो उद्गम है और उसका जो विकास है, उसका संक्षिप्त जानकारी आपको देना है। इस प्रकार के जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे। देखो, मानव का जो विकास का जो पहले बात की गई थी, है ना, जो पृथ्वी है ना, जो विकास क्या किया गया था कि सबसे पहले, है ना, ये जो क्या था, एक कॉस्मिक कण था। क्या था ये, क्या था, कॉस्मिक कण था। ये जो कॉस्मिक कण है, ठीक है, इस कॉस्मिक कण का क्या हुआ, इसका क्या हो गया, विस्फोट हुआ, है ना, क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ, है ना, अब ये एक प्रकार का कण है,
अब जैसे ही विस्फोट होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रसार। ठीक है, तो ये छोटे 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 में क्या हो गया, प्रसार हुआ। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, प्रसार होगा। अब जैसे ही प्रसार हुआ, ठीक है, जैसे ही प्रसार हुआ तो ये जो कण था, है ना, ये जो इसका टेम्परेचर था, ये जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर क्या था, हाई था। ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई था, लेकिन ये जो कॉस्मिक कण था इसका क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से, ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, प्रसार हुआ, प्रसार होने से क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कण थे वो धीरे 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 क्या हो गया, जो हमारे ग्रह थे, ग्रहों का क्या हो गया, विकास हुआ। ठीक है, जब ग्रह बनी तो पृथ्वी भी आई, तो पृथ्वी जब आई तो पृथ्वी पे बहुत सारे जो हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इन सब का विकास हुआ। धीरे 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 जीव आए, जीव से क्या हुआ, मानव का विकास। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मानव के उद्गम और विकास का संक्षिप्त जानकारी दें। तो देखो, प्रथम जीव से लेकर मानव विकास का एक लंबा इतिहास, आज का मानव जैव विकास के कई परिवर्तनों और अनुकूलताओं के पश्चात हुआ है। यानी कि जो प्रथम जीव से, धरती का जो प्रथम जीव था वो हम क्या कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स थे, है ना, क्या थे, प्रोकैरियोट्स, यानी कि जितने भी बैक्टीरियास। और ये भी माना जाता है, वैज्ञानिकों के अनुसार ही ये माना जाता है कि धरती पे जो पहला जीव आया था वो कहाँ आया था, जल में आया था। अब ये बने कैसे थे, देखो बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अपने मत को दिया था, लेकिन दो वैज्ञानिकों का मत सिद्ध हुआ था। एक क्या था, हार्डी वेनबर्ग का, है ना, और एक जो स्टेनली मिलर ने उसको क्या कर गया, सिद्ध किया। हार्डी वेनबर्ग ने क्या बताया था कि जो जीवों का विकास हुआ है ना, धरती पे, पृथ्वी पे जो पहला जीव आया है उनका जो विकास है वो कार्बनिक पदार्थों से हुआ है। तो इस जो इनका इस सिद्धांत था, इसको स्टेनली मिलर ने अपने प्रयोग में ये सिद्ध किया कि हाँ सच में जो जीव आया है धरती पे वो क्या है, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने हैं। और धरती पे सबसे पहला जो जीव है ना, पृथ्वी पे सबसे पहला जो जीव आया वो क्या है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियाज है, वो कहाँ आए, जल में आए। फिर धीरे 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 धीरे, और वो भी कैसे थे, उनका जो नेचर था वो हेटेरो, रसायन संश्लेषी थे। क्या थे, रसायन संश्लेषी थे। फिर धीरे 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 वो क्या हुए, स्वपोषी आए। तो ऐसे करके इनका क्या हुआ है, विकास होता हुआ गया। तो प्रथम जीव से लेके मानव विकास का एक लंबा इतिहास है, और आज का मानव जैव विकास के कई परिवर्तनों और अनुकूलताओं के पश्चात हुआ है। और मानव के प्रमुख विकासीय लक्षण जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, जैसे बुद्धि, है ना, क्या होगी, जैसे बुद्धि, बुद्धि के साथ सीधा खड़ा होना, है ना, जो हमारी क्या है, बुद्धि, सोच, और इसके साथ साथ सीधे खड़ा होना, पूंछ का विलोप होना, संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि, ये क्या है, विकास के लक्षण है ना। क्योंकि पहले का जो मानव था, पहले के जो जीव थे वो रेंगने वाले थे, है ना, पहले तो एक जगह स्थिर थे, धीरे 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 रेंगने वाले आए, तो धीरे धीरे विकास हुआ गया, उनकी जो माइंड है वो भी विकसित, मस्तिष्क विकसित हुआ गया, सीधा खड़ा होना सीखे, जो इनके अंदर पूंछ थी उनका क्या हुआ, विलुप्त होती गई, और संवेदनशीलता आई। संवेदनशीलता यानी कि हर एक मौसम के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग इनमें ढलने की कैपेसिटी आई, और इसके साथ साथ प्रजनन की क्षमता आई, जिससे कि अपने जाति की स्थिरता को आज भी ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मानव उद्गम और विकास की संक्षिप्त जानकारी, यानी कि छोटी सी 4 लाइन में आपको पूरे को मेंशन करने हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो रेप्टाइल्स है ना, जितने भी रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन है, ये क्या है, हमारे पूर्वज है, क्योंकि इनसे ही हमारा क्या हुआ है, विकास हुआ है। यही धीरे 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 इनके ही अंदर अनुकूलता आती गई, अडॉप्टेशन होता हुआ गया, जिससे कि क्या हुआ, एक नई जाति, और आज के टाइम का हमें आधुनिक मानव है। पहले का जो मानव था इतना विकसित नहीं था, वो औजारों का प्रयोग करते थे, है ना, उनके पास जो हमारे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं वो उनके पास सुविधाएं नहीं थी। और अगर यही आप 100 साल पीछे भी जाते हैं तो भी इतनी जो आज के टाइम में व्यवस्था है वो 100 साल पीछे व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, धीरे 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 विकास हो रहा है, और जब विकास होता है एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है, जिसके जो लक्षण होते हैं वो लंबे टाइम तक,
ठीक है, जो लंबे टाइम तक उसको शो करते हैं यानी कि दिखाई देते हैं। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन, रासायनिक विकास से आज आप क्या समझते हैं? अब ये जो रासायनिक विकास होता है, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखो बेटा, जो रासायनिक विकास है इस सिद्धांत को जो दिया था ओप्रिन और हाल्डेन नामक, ठीक है, कौन दिया था? ओप्रिन और हाल्डेन, ठीक है, ओप्रिन और हाल्डेन ने प्रस्तुत की थी। तो रासायनिक विकास का जो सिद्धांत है वो ओप्रिन और हाल्डेन ने क्या किया, इसको विकसित की है, जिनके अनुसार आदि पृथ्वी पर जीवन के उत्पादित परमाणुओं को जोड़कर अणु बने और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फिर बड़े कार्बनिक यौगिक अणु और उनके सघन से प्रथम जीवन संरचना की उत्पत्ति होती है, जिसे बाद में यूरे एवं स्टिले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या किया था, सिद्ध किया था। देखो पहले क्या बोला गया था, पहले क्या बोला गया था कि जो पृथ्वी पे कौन कौन गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी, हीलियम थी, है ना, ये सारी गैसें थी। तो धीरे धीरे किसका विकास हुआ? जल का विकास हुआ। ये जल का जो टेम्परेचर था, ये जो वाटर है इसका जो टेम्परेचर था ये क्या था? 800 डिग्री सेल्सियस पे था। यानी कि ये जो जल था, पृथ्वी पे जल था, लेकिन ये कैसा था? वाष्प के रूप में ही था, ठीक है। तो यहां से ये धीरे धीरे इसका क्या हुआ? एक चक्र चलता गया, ठीक है। एक चक्र के द्वारा इसका जो टेम्परेचर हुआ ये क्या हुआ? टेम्परेचर इसका डाउन हुआ। डाउन होने के बाद एक किसमें चेंज हो गए? जल के रूप में चेंज हुए, जिससे नदी, महासागर, इन सारी चीजों का क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक है। जैसे ही विकास हुआ तो इन्हीं बोला जाता है कि जैसे ही ये, ठीक है, जल वाष्प के रूप में थे, इन्हीं में क्या है? जल में ही क्या है? कुछ अणु आए, है ना, जो परमाणु आए, परमाणु आपस में अभिक्रिया किए, अणु बने, कार्बनिक बने, और यही कार्बनिक जो पदार्थ थे वो आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी क्या बना? प्रोटीन बना, ठीक है। क्या बना? प्रोटीन बना, अमीनो एसिड बना, है ना, अमीनो एसिड बना, न्यूक्लिक अम्ल बना, न्यूक्लिक एसिड बना। अब बताओ यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड बना है तो प्रोटीन का निर्माण हम कहते हैं राइबोसोम। जो राइबोसोम होती है वो हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। ये ढेर सारी मात्रा में हमें प्रोटीन देती है। अमीनो एसिड, है ना। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो डीएनए है, डीएनए को पहले नाम क्या दिया गया था? न्यूक्लिन। क्या था? न्यूक्लिन। बाद में इसको डीएनए यानी कि इसको हम कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। तो ये क्या है? यानी कि छोटे सरल से क्या हुए? जटिल बने। जब जटिल बने तब जाके एक जीव का यानी कि प्रोकैरियोट्स जीव का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है ना। जब डीएनए है तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। हाँ, भले वो डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यानी कि उसमें केंद्रक जो सुविकसित जो न्यूक्लियस होता है उसका अभाव होता है, ठीक है। तो बस यही है, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने एग्जाम में ये लिख देने हैं, ठीक। अगला, क्रमिक विकास क्या है? ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कभी कभी क्रमिक विकास क्या। अब देखो ये 8 जो क्वेश्चन आज की क्लास के जो ये 8 क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक बार में ही 8 पूछ दिया जाएगा। कहीं न कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से एक न एक पूछा जाएगा। तो एक के लिए यानी कि 3 नंबर के लिए आपको इतने इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन को तैयार करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप एक करोगे तो क्या पता दूसरा पूछ दे, तब क्या करोगे बताओ? जब दूसरा पूछेगा तो क्या करोगे? इसलिए इतना तैयार करके रखो कि कहीं से भी घुमा फिरा के आएगा तो हम आसानी से कर सके। तो क्रमिक विकास क्या है? देखो, क्रमिक विकास आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है ना। जो क्रमिक विकास होता है किसी आबादी या किसी जनसंख्या की जीन पूल में, वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है और जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। उदाहरण घोड़े का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का मतलब देखो बेटा, ये समझो, मान लो कोई आबादी है, ठीक है, मानो ये कोई क्या है? आबादी है। आबादी बात हो रही है या तो क्या बात हो रही है? जनसंख्या, ठीक है, आबादी या तो जनसंख्या। अब देखो इसका क्या होगा? इसका जीन पूल क्या होगा? जीन
पूल। तो जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन, यानी कि इस जीन पूल में क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा, इसमें कुछ चेंज होंगे, ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करेंगे, एक पीढ़ी से ये कहाँ जाएंगे, दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, मानो एक पीढ़ी ये है, तो एक इन्होंने क्या किया, अपने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी में क्या करेगा, एक नई जनसंख्या उत्पन्न करेगा, क्या करेगा, एक न्यू, ठीक है, न्यू पॉपुलेशन को क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। तो जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है, यानी कि ये जो नई जनसंख्या का निर्माण होगा, तो ये जो इसकी पूर्ववर्ती पीढ़ी है, यानी कि पहली पीढ़ी में जो भिन्नता होती है, जो आनुवंशिक जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये क्या हो जाएंगे, इनसे भिन्न होते हैं। यही होता है क्रमिक विकास। और ये क्रमिक विकास होता है जीन पूल के वजह से। किसके वजह से, जीन पूल, यानी कि जो कहते हैं ना उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, जो क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन, जीन में गड़बड़ी की वजह से कहीं न कहीं एक नई जाति का विकास। तो यहाँ पे उदाहरण क्या लिया जाता है, घोड़े का क्रम विकास, यानी कि घोड़े में एक क्रम विकास पाया जाता है कि अगर एक मान लो घोड़े की पीढ़ी है, ठीक है, एक घोड़े की जो फैमिली है, अब उससे दूसरी पीढ़ी आई, तो दूसरी पीढ़ी से जो एक नई जनसंख्या, जीन पूल के वजह से एक नई जो जनसंख्या आएगी, तो उससे भिन्नता पाई जाएगी उसकी जो पहली पीढ़ी से। तो यही होता है क्रमिक विकास, ठीक। नेक्स्ट, रामापिथिक्स और डायोपिथिक्स में अंतर स्थापित करें। रामापिथिक्स और डायोपिथिक्स, देखो बेटा, ये चाहे आपका ये रामापिथिक्स है और ये जो डायोपिथिक्स है, ये हम मानव के ही, ठीक है, मानव के क्या है, पूर्वज है, मानव के क्या है, पूर्वज ही है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो आज के आधुनिक मानव बने हैं, इनके वजह से ही बने हैं। तो रामापिथिक्स क्या होते हैं और डायोपिथिक्स में आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी अंतर पूछे जाते हैं। तो देखो, जो रामापिथिक्स होते हैं, है ना, जो रामापिथिक्स होते हैं, भारत की शिवालिक, ठीक है, भारत की जो शिवालिक पहाड़ी है, तो शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई करते समय, भारत में जो क्या है, शिवालिक पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों की क्या करते समय, खुदाई करते समय, लिविस को, क्या है, लिविस, अब लिविस एक प्रकार के क्या हो जाएंगे भाई, साइंटिफिक हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, वैज्ञानिक है। तो लिविस को प्रोग ऐतिहासिक, ठीक है, प्रोग ऐतिहासिक मानव का एक जबड़ा मिला, जिसे उसने रामापिथिक्स पंजाबिकस का बताया, जो लगभग 1 से 4 करोड़ वर्ष पुराने मायोसिन युग की है। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि रामापिथिक्स जो होते हैं वो किस युग के हैं, आप बताओगे मायोसिन युग के। यहाँ पे आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि रामापिथिक्स जो थे, जो मानव है, जो मानव का विकास हुआ है, वो किस युग में थे, आप बताओगे मायोसिन युग में थे, ठीक है। इनका चेहरा सीधा था तथा इनके ठीक है, द्वीपचारी गमन का प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ इनका जो चेहरा था वो कैसा था, सीधा था। सीधा के साथ साथ इनमें क्या होता है, द्वीपचारी गमन का प्रमाण मिलता है। और इसमें मानव की तरह दंत रेखा, अर्धवृत्ताकार, इंसाइजर और कैनाइन दंत अन्य दांतों के बराबर थे। और इनमें जो मानव की समान इनके जो दांतों की संख्या थी, यानी कि जो दंत रेखा थी वो अर्धवृत्ताकार, कैसी थी, अर्धवृत्ताकार, और कैसे, इंसाइजर तथा कैनाइन दंत अन्य दांतों के क्या थी, ये बराबर थी। तो ये थे रामापिथिक्स। अब डायोपिथिक्स क्या होते हैं, देखो, डायोपिथिक्स मायोसिन के प्रारंभ में कपियों के भांति जंतु हुआ करते थे। अब जैसे ही मायोसिन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, मायोसिन युग का प्रारंभ हुआ, तो उस मायोसिन के प्रारंभ में कपियों के भांति, है ना, कपि बंदर बोलते ना, तो कपियों के भांति क्या थे, जंतु हुआ करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से हम डायोपिथेक्स कहते हैं, या हम सामूहिक रूप से उसको हम नाम क्या दिए, जो कपि की भांति जंतु थे, उन सभी जंतु को एक सामूहिक रूप से हम क्या कर दिए, डायोपिथेक्स नाम दे दिए। जैसे हम पूरे मानव को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं, मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं।
इसी तरह अब इसमें कपी जो इसमें मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन इसको एक सामूहिक रूप से नाम दिया गया और उस नाम को कहते हैं ड्रायोफिथिक्स नाम कहते हैं। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मायोसिन के प्रारंभ में जो कपी के भांति जंतु थे या कपी के भांति जो जंतु दिखते थे उनको सामूहिक रूप से कौन सा नाम दिया गया था, जिसमें आपके 3 से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको हमेशा करेक्ट क्या करना है, ड्रायोफिथिक्स। ठीक है, डायोफिथिक्स क्या थे, अफ्रीकन्स थे, जिसे पहले प्रोकंसल के नाम से जाना जाता था। काफी कुछ चिंपैंजी जैसा ही ऐसा माना जाता है कि मानव तथा कपियों दोनों का ही यह पूर्वज रहा है और इसका माथा गोल आधुनिक मानव की तरह था। अब ये जो डायोफिथिक्स है धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहे हैं, यानी कि जो इनका जो ये क्या है, माथा है। ठीक है, माथा क्या था, गोल था, और कैसे गोल, जैसे हम आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव की ही तरह क्या थे, ये क्या थे, गोल थे। किंतु इसके लंबे कैनाइन दांत कपी के भांति थे और ये कुछ झुककर चारों ओर पादों पर चलते थे। यानी कि ये जो मानव था ये कैसे थे, झुक के चलते थे। लेकिन आज के टाइम का जो आधुनिक मानव है, हम क्या है, सीधे होके चलते हैं। लेकिन जो डायोफिथिक्स थे ये धीरे धीरे चलना सीखे थे, चले खड़े होके चल रहे थे, लेकिन इनकी बॉडी में क्या था, झुकाव था। फिर धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, विकास हुआ, और आज के हम आधुनिक मानव आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डायोफिथिक्स और रामापिथिक्स में अंतर। ये दोनों ही हमारे क्या है, पूर्वज है, क्योंकि इनसे ही मानव का विकास हुआ है। अब उन सभी बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे अभी भी कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, आप भी अपने तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हो, अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे एक मौका है कि आपको शिखर बैच 2.0 यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपकी जो तैयारी है बिल्कुल एकदम 0 लेवल से, यानी कि चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दी गई है। और ये जो बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कई सारे इसमें आपके चैप्टर, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होकर पढ़ भी रहे हैं और आपके कुछ चैप्टर यहाँ पे खत्म भी हो चुके हैं। तो अभी भी टाइम है, ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है नहीं एकदम बिल्कुल तैयारी जीरो है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बैच जो होगी वो एक वरदान साबित होगी, यानी कि आप भी एक अच्छे से अच्छे नंबर से पास होंगे, यानी कि 60-70 नहीं, कम से कम 80 और 90, ठीक है, इतना तो जरूर होंगे। अब इस बैच में बेटा आपको दिया क्या जा रहा है, डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है। इसके साथ साथ बेटा कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर भी आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी बच्चा इच्छुक है इस बैच से हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप शिखर बैच 2.0 से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होती है तो 9305771375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ऐसी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व ना, बीच बीच में था ना कि इस बैच से हम कैसे जुड़े, हम पूरी तैयारी कैसे करें, तो उन बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कि जो भी बच्चा अभी नहीं जुड़ा है, नहीं हुआ है, तो इस चीज को वो कर सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें। जो लैमार्क हैं, कभी देखो या तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरी में कैसे पूछा जाता है कि लैमार्कवाद की जो विवेचना है उसका संक्षिप्त वर्णन दे, है ना, डार्विनवाद की जो विवेचनाएं हैं उसके संक्षिप्त वर्णन दे। और शॉर्ट में पूछा क्या जाता है, लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों के विभेद कीजिए कि जो लैमार्क थे और जो डार्विन थे, इनके जो इन्होंने देखो दोनों सिद्धांत दिए हैं, लैमार्क जी ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है और डार्विन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है, तो इन दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लैमार्क एवं डार्विन के सिद्धांतों में अंतर बताइए। तो देखिए लैमार्क का सिद्धांत और डार्विन के सिद्धांत में अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखो लैमार्क का सिद्धांत क्या था, लैमार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी तथा वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के प्रयास में लगे थे। लैमार्क ने क्या बोला था, इनके सिद्धांत में जो होता है ना कि अनुवांशिक लक्षण, जो अडॉप्टेशन, यहीं पे अनुकूलता है, धीरे धीरे जैसे क्या है, रेगिस्तान के क्षेत्र में जब क्या
नागफनी पाई जाती है, जल की कमी की वजह से वो धीरे धीरे अपने अंदर क्या ला रही है, अनुकूलता। तो ये अचानक नहीं हो रहा है, ये चीजें क्या हो रही है, धीरे 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 वातावरण के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस माहौल के अकॉर्डिंग वो ढल रहे हैं। हम भी अगर मान लो जिस वातावरण में है, जिस माहौल में हम हैं, अगर हमें दूसरे माहौल में जाना होता है तो क्या हम इस अपने माहौल को भूल जाते हैं? ऐसा नहीं होता। वो भूलने में, वो करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ढलने में वो टाइम लगता है। तो ये हमारे अंदर क्या अडेप्टेशन, हमने आपको हर एक माहौल के अनुसार, हर एक मौसम के अनुसार, हर एक सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यही लैमार्क जी का मत क्या था, उन्होंने क्या बोला था कि जो जिराफ के पूर्वजों की, जो आज के टाइम का जो जिराफ है वो लंबी गर्दन वाला है ना। आप जिराफ को देखते हो तो जिराफ की जो गर्दन होती है कैसी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो जिराफ है, जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी है, तो वो उनकी जो पूर्वजों की गर्दन थी, है ना, उनके जो पूर्वज, उनकी जो पहले की पीढ़ियां हैं वो छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों को खाते थे। अब मानो एग्जाम्पल जैसे हम ले ले गाय को या गाय भैंस के ले लो, ठीक। अब मानो कोई पेड़ है, तो उस पेड़ की उस पत्ती को खाने के लिए, पेड़ ऊंचाई पे है और गाय भैंस नीचे है, तो उस पत्ती को खाने के लिए गाय को, ठीक है, अपने जो उसकी गर्दन उसको ऊपर उठानी पड़ेगी। तो इनका यही मत था, उन्होंने बोला कि उनके जो पूर्वज थे वो छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन वो पेड़ों की पत्तियों को खाते थे, जिसके वजह से वो अपनी गर्दन को उठाते थे। तो उठाते उठाते, ये प्रयास करते करते इनमें अनुकूलता आई और इनमें क्या हुई, लंबी गर्दन वाले आज के जो टाइम के जिराफ है वो आपको देखने के लिए मिलते। लेकिन डार्विनवाद ने क्या बोला, किंतु डार्विन का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी और लंबाई में भिन्नता, ठीक है, और विभिन्नता के कारण थी, ठीक है, जो लंबाई में भिन्नता थी, इसका क्या कहना है, लैमार्क जी का कहना है कि जितने भी सारे आज के टाइम के जो जिराफ है, उनके जो पूर्वज थे वो सभी छोटी वाले गर्दन थे, सभी छोटी वाले गर्दन वाले थे। लेकिन डार्विन जी का क्या कहना था कि जो जिराफ थे वो उसमें कुछ क्या थे कि पूर्वजों की जो लंबाई थी वो भिन्न भिन्न थी। भिन्न भिन्न का मतलब कुछ छोटे भी थे और कुछ लंबी गर्दन वाले भी थे। तो लंबाई में भिन्नता जो थी वो विभिन्नता के कारण थी और यह विभिन्नता वंशागत है। जो मेंडल जी का लॉ है कि मेंडल जी क्या कहते हैं कि जो एक पीढ़ी से जो लक्षण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि इनमें कहीं न कहीं इनको जो पूर्वज थे उनमें भिन्नता थी, कुछ लंबे रहे होंगे, कुछ छोटे रहे होंगे, तो ये धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुए हैं, वंशागत हुए। ठीक है, ये इन दोनों का क्या था, पहला मत था। अब दूसरा मत क्या आया, लैमार्क ने कहा कि बाद के वंशजों के जिराफों की गर्दनें लंबी हो गई तथा वे पूर्वतः भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। अब इनका कहना क्या है था, इनका सिद्धांत क्या था कि ये निरंतर पेड़ों की जो गर्दन थी वो ऊपर उठाते गए, भोजन के लिए ये कंटिन्यू ये क्रिया करते गए, जिससे कि इनकी गर्दन क्या हो गई, ऊंची हो गई, जो आज के टाइम के। और डार्विन मत का क्या था, इसके विपरीत डार्विन का मत था कि वे प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ की ही शेष रह गए। यानी कि इनका क्या कहना था कि प्रतिस्पर्धा के कारण, प्राकृतिक चयन के कारण जो छोटी वाली गर्दन वाले जिराफ थे वो विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए, और जो लंबी गर्दन वाले ही जिराफ थे वही शेष रह गए। इसीलिए आज के टाइम का जो जिराफ हमें देखने के लिए मिलते हैं वो कैसे हैं, लंबे गर्दन वाले देखने के लिए मिलते हैं। देखो दोनों का मत एक ही था, दोनों ने एक ही पे काम किया, लेकिन ये अलग अलग मत दिया। इसी तरह हर एक वैज्ञानिक का काम होता है, वो करते हैं एक चीज पे काम, लेकिन सबका कहीं न कहीं भिन्न होता है। सिद्ध उसी का होता है ना, सिद्ध उसी का होता है जिसका सबसे बेस्ट होता है, जो एक कहीं न कहीं प्रमाणित करता है। क्योंकि ये जो विकास वाला चैप्टर है, जो जीव की उत्पत्ति, धरती पर जो पहला जीवन आया था, इसके प्रयास में कई सारे वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग मत को दिए, लेकिन एक ही मत सिद्ध हुआ था। वो क्या था, हार्डी वेनबर्ग का था ना, ओपरिन हार्डिन वाला जो मत था वही सिद्ध हुआ कि जो जीव हैं वो किससे आए हैं, परमाणु से हुए हैं, यानी कि कार्बनिक, छोटे कार्बनिक और बड़े जटिल कार्बनिकों से जीव बने हैं। और इसको सिद्ध कौन कर दिया, स्टैनले मिलर ने एक छोटे से फ्लास्क में, छोटे एक जीवन की जो उत्पत्ति है एक छोटे से फ्लास्क में ही सिद्ध कर दिया कि जीवन इस प्रकार
पृथ्वी पे पनपा होगा। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसीलिए ये दोनों भी लड़ते गए, ये अपना अलग मत देते गए और ये अपना अलग मत देते गए, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा मत किसका माना गया, डार्विनवाद का क्या था, सिद्ध किया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बराबर बढ़ती ही गई। अब लैमार्क ने क्या बोला कि ये भोजन के यानी कि पत्तियों की तलाश में जब ये कंटिन्यू पत्तियों की, पेड़ों की पत्तियों खाते गए, इनकी ऊंचाई बढ़ती गई, ऊंचाई बढ़ती गई, तो आज का जो आधुनिक जिराफ है कि गर्दन की जो लंबाई है वो बराबर ही बढ़ती ही गई। लेकिन डार्विन ने क्या बोला कि किंतु डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले ही जिराफ कायम रह गए। कि जो स्पर्धा होती है ना, जातियों की स्पर्धा, तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो विलुप्त हो गए और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो शेष रह गए। इसीलिए इनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है वो आज के जो आधुनिक जिराफ है वो सारे कैसे हैं, लंबी गर्दन वाले हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डार्विन और लैमार्कवाद में अंतर, जो कि 3 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो 1 नंबर में जब आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको एक एक अंतर लिखना होगा कि डार्विन ने क्या कहा था, लैमार्क ने क्या कहा था। अब यही जब आपका लॉन्ग होता है तो लॉन्ग में आपका पूरा एकदम विवेचना पूछता है, इनका संक्षिप्त वर्णन दीजिए कि क्या क्या इनका मत था, तो आपको पूरा डिटेल में बताना होगा, तब आपको एग्जामिनर 5 नंबर आपको मिलेगा। वो भी 5 नंबर वैसे नहीं मिलेगा जब आप सही लिखोगे तब, नहीं तो कहीं ना कहीं कटपिट तो जरूर होगा। ठीक है, अगला, आनुवंशिकी विचलन को परिभाषित करें। अब आनुवंशिकी विचलन क्या होता है, इसको परिभाषित करें। तो आनुवंशिकी विचलन को हम प्रवाह सिविल राइट भी कहते हैं, या आनुवंशिक जो विचलन दिया है उसको प्रवाह सिविल राइट, एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस आनुवंशिक विचलन को परिभाषित किया। देखो कोई भी एक, चाहे साइंस के क्षेत्र में है ना, चाहे आपका केमिस्ट्री होगा, चाहे आपका फिजिक्स होगा, चाहे आपका मैथ होगा, चाहे आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, उसमें एक एक जो वर्ड होता है किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया होता है। और खास करके जब जूलॉजी के अंतर्गत आप आते हो, सॉरी बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हो, तो कोई भी सिद्धांत होता है या कोई भी मत होता है या कोई भी नाम होता है, जो वैज्ञानिक उसको रिसर्च किया होता है, जो खोजा होता है, वो उसी अपने नाम के आधार पे ही रखता है। जैसे आप गाल्जी काय हम कहते हैं, है ना, गाल्जी काय कहते हैं कि जो गाल्जी काय हमारे एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका कार्य होता है एंजाइम को बनाना, एंजाइम को स्रावित करना। तो ये गाल्जी काय नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, इसका नाम दिया था। तो इसी तरह जितने भी नाम होते हैं वो वैज्ञानिक के नाम पे, उनके सिद्धांत पे वो अपना एक एक मत को देते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। जैसे बिग बैंग थियरी, तो बिग बैंग कौन है, एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसी तरह ओपरिन हाल्डेन सिद्धांत, तो ओपरिन हाल्डेन क्या, एक प्रकार दोनों वैज्ञानिक हैं और अपने नाम पे ही इन्होंने क्या कर दिया, सिद्धांत को दे दिया। इसी तरह स्टैनले मिलर सिद्धांत, तो ये स्टैनले मिलर कौन है, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने नाम पे ही एक मत को सिद्ध किया और उसको एक सिद्धांत को दे दिया, एक थ्योरी दे दिया, जिसको आज के नाम से हम जानते हैं। और वो आज भी है, पहले भी थी और ये आगे भी रहेगी, है ना। तो आनुवंशिक विचलन को परिभाषित करिए, या जो आनुवंशिक विचलन है इसको प्रवास सिविल राइट के अनुसार, ये जो प्रवास सिविल राइट है वैज्ञानिक है जिनका नाम है। ठीक है, तो प्रवाह सिविल राइट के मतानुसार किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में विभिन्नताएं होने से उसे जैव विकास कहते हैं। ये जो प्रवाह सिविल राइट है, इन्होंने क्या बोला कि किसी भी निश्चित दिशा में जो विभिन्नताएं होगी, एक निश्चित, मानो यहाँ से यहाँ की एक निश्चित दिशा है, तो इस दिशा में जो विभिन्नताएं हो रही है उसे ही हम कहते हैं जैव विकास। हम जानते हैं कि सभी आबादियां बड़ी ही नहीं होती, और हमें ये भी पता है कि जितने भी हमारी आबादियां हैं वो सारी आबादियां जो होती है वो बड़ी नहीं होती है। कोई भी आबादी का कुछ भाग अक्सर किसी घटनावश अपने मूल अंतः प्रजनकों से पृथक कर दिया जाता है। अब कोई भी आबादी है ना, कोई भी आबादी, उसका जो क्या होता है, कुछ भाग होते हैं, कुछ किसी भी घटनावश, किसी भी कारणवश अपने जो मूल अंतः प्रजनक होते हैं उनसे क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए संयोगवश किसी एक या
दूसरे एलील के विषम युग्मजी, है ना, हेट्रोगैमेट्स जो बोलते हैं, और होमोजाइगी, ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, तो विषम युग्मजी तथा समयुग्मजी जीन में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक प्रवाह कहते हैं या आनुवंशिक विचलन कहते हैं, जिसको कौन दिया है, सिविल राइट नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको 3 अंतर लिखने हैं, 2 का आए तो 2 लिखना है, और अगर 1 नंबर में पूछे तो सिर्फ एक एक के बारे, एक एक का अंतर, यानी अगर आप परिभाषित भी कर देते हो तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं, यानी कि अपसारी विकास क्या होता है और अभिसारी विकास क्या होता है, इनमें आपको क्या बताने हैं, अंतर बताने हैं। तो एक साइड आप क्या लिखोगे, अपसारी विकास, और दूसरी साइड क्या लिखोगे, अभिसारी विकास। तो देखो, अपसारी विकास क्या होते हैं, ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना, है ना, ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना एवं उत्पत्ति समान होती है तथा कार्य भिन्न होते हैं, उसे हम अपसारी विकास कहते हैं। जैसे हम टिश्यू कहते हैं ना, जो टिश्यू होते हैं वो कार्य और रचना में समान होते हैं, यानी कि उनके फंक्शन भी एक होते हैं और उनके जो कार्य होते हैं, जो उसकी उत्पत्ति भी होती है, वो भी समान होते हैं। तो ये जो अभिसारी विकास होते हैं, ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना, है ना, इसकी जो जो मूल विकास हुआ है, जो मूल संरचना मिली है या जो मूल उत्पत्ति हुई है, ये समान होती है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार के हम विकास को कहते हैं अपसारी विकास कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या देखोगे, ये वे अंग होते हैं जो सामान्य कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं, जो उनकी मूल रचना एवं उत्पत्ति भिन्न होती है, तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, सामान्य कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं, जितने भी सामान्य कार्य होंगे सारे सामान्य कार्य के लिए अनुकूलित होंगे, लेकिन इनकी क्या होगी, जो मूल रचना होगी एवं उत्पत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और इनकी मूल रचना और उत्पत्ति भिन्न है, लेकिन इनके कार्य क्या है, सॉरी, मूल रचना और उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न। और इसमें क्या है, समान कार्य, जो कार्य वो समान है, लेकिन इनकी जो मूल रचना और उत्पत्ति क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं। अब अगर उदाहरण की बात करोगे कि उदाहरण क्या होगा, तो एग्जाम्पल में क्या देखते हो, पक्षियों के पंख। ठीक है, पक्षियों के पंख, पेंगुइन के चंपू, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ, अर्थात समजात अंग, ये क्या होते हैं, अपसारी विकास के उदाहरण होते हैं। अब आप देखोगे किसमें, इसका उदाहरण, तो कीट, पतंगे, पतंगों के पंख, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, अर्थात समरूप अंग। समरूप अंग का मतलब होता है कि वे अंग जो एक दूसरे से क्या हो, समान हो, है ना। समजात अंग की एक दूसरे के समान, समरूप का एक समरूप होता है ना, जैसे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, कभी कभी आप जुड़वा बच्चे देखते हो तो वो उनकी आकृति, है ना, जो उनका फेस हो गया, कलर हो गया, ये सारी जो चीजें होती है वो एक दूसरे से समान होती है। लेकिन किसी किसी आप जुड़वे बच्चों को देखते हो कि वो भले जुड़वा हो, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भिन्न होते हैं, अंतर होते हैं, तो समरूप अंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना, ठीक है, एवं उत्पत्ति समान होती है, उसको हम कहते हैं, और कार्य जो होंगे वो भिन्न होंगे, उसको कहते हैं अपसारी विकास कहते हैं। और वे अंग जिनके कार्य अनुकूलित होते हैं, है ना, और उनकी, ठीक है, जो कार्य समान कार्य के अनुकूलित होते हैं, यानी कि जो उनके सारे कार्य होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन उनकी जो मूल रचना होती है और उसकी जो उत्पत्ति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो इसको हम कहते हैं अपसारी विकास। तो एग्जाम्पल में आप क्या लोगे, पक्षियों के पंख, पेंगुइन के चंपू, घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ और समजात अंग। इसी तरह आप उसमें ले वो कीट पतंगे और पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख, अर्थात समरूप अंग। अब कीट पतंगों के पंख, तिलचट्टा देखे हो, तिलचट्टा में पंख होते कि नहीं, पंख होते, उनका जो अग्रपाद होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, पंखों में, है ना। इसी तरह आप चिड़िया देखते हो,
चिड़ियों का जो अग्रपाद होता है, आप चिड़िया के 4 पैर होते हैं, जैसे हमारे पास 4 पाद होते हैं, उसी तरह पक्षियों के भी 4 पाद होते हैं, लेकिन उनमें उड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारी तरह तो कंटिन्यू तो चल नहीं रही, क्योंकि वो थल पे भी है और आसमान में भी उड़ रही है, तो उनमें उड़ने के लिए, है ना, भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उड़ने की कैपेसिटी है, तो उनका जो अग्रपाद होता है वो पंख में यानी कि पखनों में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते, उड़ते हैं, और हमें उसके पक्षियों के सिर्फ 2 पाद ही दिखाई देते हैं, लेकिन होते कितने हैं, 4 होते हैं। तो इसी तरह कई सारे ऐसे पक्षियां होते हैं, कई सारे ऐसे जंतु होते हैं जिनके अग्रपाद होते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी अंग में क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या होगा, समरूप अंग, और इसमें क्या होगा, समजात अंग। अब समरूप अंग और समजात अंग में भी अंतर होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे को समजात अंग और समरूप अंग में अंतर नहीं पता, वो अंतर भी जानना सीख ले, ठीक है, क्योंकि एक नंबर में समजात अंग क्या होते हैं, समरूप अंग क्या होते हैं, या समजात अंग और समरूप अंग में अंतर क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से एक इस चैप्टर से आपके आने ही आने हैं, तो एक के लिए आपको 8 को तैयार करना ही करना होगा, ठीक है। तो ईमानदारी से, सीरियस से अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो मौज मस्तियाँ कर रहे थे, मौज मस्तियों को साइड में रख दो। हाँ, वापस से अगर 12th में पढ़ना होगा तो ये मौज मस्तियों को अपने जारी रखो, वापस से नहीं पढ़ना है, आगे की क्लास में आपको जाना है, तो ये मौज मस्तियाँ को साइड रखो, भूलो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास 2 एग्जाम को देना है। पहला आपका फोकस पहले है बोर्ड एग्जाम, और तुरंत बोर्ड एग्जाम के मैक्सिमम 2 मंथ बाद आपको देना है सीओटी का एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के लिए, सीओटी एग्जाम के लिए सिलेबस आप सभी का दोनों एक ही है, कुछ अलग नहीं है। जो आप बोर्ड एग्जाम में देंगे वही आप सीओटी एग्जाम में भी देंगे। फर्क इतना है, बोर्ड एग्जाम में आपका एमसीक्यू बेस भी आएगा, है ना, सब्जेक्टिव भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, लेकिन सीओटी में आपके सिर्फ क्या आएंगे, एमसीक्यू बेस ही आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, और आपको राइट चूज करना होगा, है ना। तो तैयार हो जाओ। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।